मित्रों नमस्कार। आप सभी भारतीय राजनीति या इंडियन पॉलिटी के एक मुद्दे से तो परिचित हो ही गए होंगे। पिछले 2 दिनों से ओम बिरला को लेकर के सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो चर्चा है कि उन्हें हटाए जाने के लिए विपक्ष ने प्रस्ताव पत्र पे हस्ताक्षर किया है। और आपने सुना भी होगा न्यूज चैनलों के माध्यम से कि उन्हें रूल 94C के तहत हटाया जा रहा है। कुछ न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं कि उन्हें सेक्शन 94C के तहत हटाया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें कुछ बौद्धिक वर्ग की, तो उन्होंने बौद्धिक वर्ग के विद्वान यह मान रहे हैं कि यह मेन स्ट्रीम मीडिया सही बता नहीं पा रहा है और उनको हटाया जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत। और मेन स्ट्रीम मीडिया 94C को रूल 94C बताने की कोशिश कर रहा है। तो जी हाँ, आज इन्हीं सभी भेदों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं कि ओम बिरला को वास्तव में रूल 200 से लेकर के 203 के बीच में जो दिए गए हैं उसके तहत हटाया जा रहा है, ना कि रूल 94C के तहत। और दूसरी चीज, जो विद्वान अपने बातों से यह साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि रूल 94C वास्तव में मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया का भ्रम है, जबकि रियल में वह कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 94C है, तो ध्यान रहे वो भी शायद रूल 94C से परिचित नहीं है। तो चलते हैं हम इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं कि क्या है यह बवाल और इसमें किस प्रक्रिया के तहत ओम बिरला को उनकी कुर्सी से हटाया जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि ओम बिरला पे आरोप क्या लगे हैं। जी हाँ, विपक्ष ने ओम बिरला पे आरोप लगाया है कि अध्यक्ष लोकसभा के संचालन नियम यानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का उल्लंघन किया है। जी हाँ, किन किन रूल्स का उन्होंने उल्लंघन किया है इसकी बात करते हैं। तो विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने रूल 373, 374, 374A, 378 का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही विपक्ष का मानना है कि उन्होंने मनी बिल का भी दुरुपयोग किया है। तो चलते हैं हम इस विषय को समझते हैं कि इन बातों को ही ध्यान में रख करके कि किन किन चीजों का इन्होंने उल्लंघन किया, उनको हटाने के लिए विपक्ष एकजुट दिखाई दिया और 118 सांसदों ने यानी कि पार्लियामेंट्रियंस ने अविश्वास प्रस्ताव पे हस्ताक्षर किए। उसके बाद से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने इस अविश्वास प्रस्ताव पे हस्ताक्षर नहीं किया है। ऐसा क्यों हुआ? प्रायः यह पार्लियामेंट्री कन्वेंशन का एक पार्ट है कि नेता प्रतिपक्ष कभी भी किसी भी सांसद को हटाए जाने के लिए भारतीय संसदीय व्यवस्था का है कि वह हस्ताक्षर नहीं करता है। इसके पहले भी ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। जब राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए उपराष्ट्रपति पद से या राज्यसभा के सभापति के पद से, तो उस दौरान भी सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हस्ताक्षर नहीं किया था। तो कुल मिलाकर के यह संसदीय नैतिकता है। अगर हम बात करें ओम बिरला की, तो यह मात्र पहले ऐसे लोकसभा स्पीकर नहीं है जिनके खिलाफ इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव पर सांसदों ने हस्ताक्षर किया हो, हटाए जाने की मांग की हो। अगर देखा जाए तो यह दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं। सबसे पहले भारत के पहले लोकसभा स्पीकर मालवंकर के खिलाफ भी इस प्रकार के कदम उठाए गए थे विपक्ष के द्वारा, हालांकि वह सफल नहीं हुआ, फेल हो गया था। और देखा जाए तो ओम बिरला ऐसे दूसरे स्पीकर हैं। अब हम अगली स्थिति पे आते हैं कि ओम बिरला के खिलाफ आखिर विपक्ष यह प्रस्ताव लाया क्यों है। अगर इसकी बात करें तो इसके लिए विपक्ष ने 3-4 मुद्दे काउंट करवाए हैं। तो सबसे पहले 3 मुद्दे जो कि राजनीतिक कारण है उस पे देखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं हम विधिक कारणों पे यानी कि रूल्स पे जिनका उन्होंने उल्लंघन किया है। तो सबसे पहले जब राजनीतिक कारणों पे आते हैं तो पहला कारण क्या है? तो हाल ही में आप सभी जानते हैं कि संसद में बजट पेश हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसमें धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया होना था, किंतु उसमें विपक्षी दलों के नेता खास करके राहुल गांधी और अन्य को बोलने से रोका गया, ऐसा विपक्ष का दावा है। अगली स्थिति क्या देखें? ओम बिरला ने हंगामे के डर से ऐसा किया, ऐसा ओम बिरला के पक्ष या सरकार का पक्ष हो सकता है। फिर दूसरा मुद्दा क्या है? ओम बिरला ने वही लोकसभा के रूल्स जिसे कि हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स कहते हैं उसका उल्लंघन करते हुए विपक्ष के अनुसार 8 सांसदों को निलंबित या सस्पेंड भी कर दिया। अगर हम देखें तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या था जिसकी वजह से यह लाया गया, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। विपक्ष का मानना है कि ओम बिरला ने पीएम को सदन में आने से रोका, लोकसभा में। क्यों रोका? क्योंकि ओम बिरला का मानना था कि यदि पीएम सदन में आ रहे हैं तो उनके लिए खतरा उत्पन्न होगा। विपक्ष का मानना है कि जिस सदन के संचालन की जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर की है, सभी व्यक्तियों के सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर की है, वह कैसे सरकार के या प्रधानमंत्री की सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकता है। दूसरी चीज, क्या वह सरकार के एजेंट के तौर पे कार्य कर रहा है, कार्यपालिका के एजेंट के तौर पे अध्यक्ष की कुर्सी धारण किया हुआ है, या फिर भारतीय जनता के द्वारा चुने गए सांसदों की का वह नेतृत्व करता है, वह संपूर्ण सांसदों का अगुवा है।
इसी बात को लेकर के यह समस्याएं उत्पन्न हुई और यह लाया जा रहा है प्रस्ताव। तो ये तो हुए राजनीतिक कारण। ध्यान रखेंगे ये 3-4 राजनीतिक कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम आते हैं अन्य मामले क्या हैं। तो वही विधिक मामला कि जैसा कि मैंने बताया था, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का इन्होंने उल्लंघन किया है। तो कैसे इन्होंने उल्लंघन किया है? अगर देखेंगे तो लोकसभा के संचालन के लिए, संसद में या राज्यसभा के संचालन के लिए ये हाउसेस अपना खुद का नियम बनाते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि कोई अड़चन आ रहा है या कोई सांसद समस्या खड़ी कर रहा है तो उसको कैसे दंडित किया जाएगा। इसी के लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस बनाए जाते हैं, जैसे कि हम अपने घरों में या ऑफिस में बनाते हैं कर्मचारियों के लिए कि किसकी क्या लिमिट होगी। तो इसमें से एक कानून है या रूल है 373, जिसके तहत कहा गया है कि यदि कोई सांसद सदन में अव्यवस्था उत्पन्न कर रहा है तो ऐसे में लोकसभा स्पीकर उसको एक दिन के लिए निलंबित या सस्पेंड कर सकता है। जी हाँ, ये कई बार इसका दुरुपयोग किया है। विपक्षी सांसदों को बोलने देने से मना किए हैं और ना मानने पर उन्हें ये निलंबित कर देते हैं, जबकि सत्ता पक्ष के सांसदों के साथ ये ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं जो इन पे आरोप है। फिर इन्होंने अगला उल्लंघन किया है रूल 374 का। 374 क्या है? तो यह किसी भी सांसद को पूरे एक सत्र, एक सेशन की बैठक में भाग लेने से मना किया जा सकता है यदि वह कार्रवाई के दौरान कोई अव्यवस्था उत्पन्न करता है तो। यानी 373 में एक दिन का निलंबन है, 374 में पूरे सत्र। आप सभी जानते हैं कि संसद की साल में कम से कम 2 बैठकें तो होती ही हैं। एक ग्रीष्मकालीन सत्र होता है जिसे कि समर सेशन कहते हैं, और दूसरा होता है विंटर। अगर देखा जाए तो भारत में तीसरा एक बजट की बैठक भी होती है। तो कुल मिलाकर के सदन की कम से कम 3 बैठकें तो भारत में हो ही जाती हैं, और नियमतः एटलीस्ट कम से कम साल में 2 बैठकें 6-6 महीने के अंतराल पे होनी चाहिए। तो इसका इन्होंने उल्लंघन कर दिया कि उस सत्र में वह बैठेगा नहीं सदन के भीतर। वहीं अगली अगर हम देखें तो इन्होंने 374 कैपिटल ए का भी वायलेशन किया है। कैसे? अगर 374 को देखते हैं तो उसमें एक सत्र में निलंबित करने के लिए या सस्पेंड करने के लिए इन्हें सदन के में प्रस्ताव पारित कराने की जरूरत होती है। तो यह प्रक्रिया थोड़ी टिपिकल है, लेकिन 374 ए ये अधिक पावरफुल है 374 से, 374 से। कैसे? इसमें अध्यक्ष केवल बस नाम ले लेगा कि इस व्यक्ति को पूरे इस सत्र में बैठक में भाग नहीं लेने दिया जाएगा लोकसभा के, और उसके बाद ही वह सांसद निलंबित मान लिया जाता है। तो 374 में जहां सदन के से सहमति की आवश्यकता होती है, प्रस्ताव पारित कराने की आवश्यकता होती है, 374 ए में इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि जो लड़के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे इनमें डिफरेंस क्या है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखिए अगला किसका उल्लंघन हुआ है। अगला इन्होंने उल्लंघन किया है 378 का। 378 क्या है नियम? ध्यान रखेंगे, अभी 94C नियम पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। 378 का नियम यह है कि यदि कोई सांसद किसी अन्य को बोलने नहीं दे रहा है और लगातार अपनी माइक से चिल्ला रहा है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा स्पीकर उसकी माइक को बंद करके उसकी आवाज को रोक देता है ताकि संसद में उसकी आवाज गूंजने ना पाए। इसके भी दुरुपयोग का आरोप लगा है कि जब जब विपक्ष के सांसद कोई भी सरकार से या मोदी से कोई रैशनल क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लीजिए एपेस्टीन फाइल पर ही कि अगर कोई सांसद विपक्ष का पूछ रहा है कि मोदी क्यों ट्रंप के कहने पर नाचे, तो क्या करेगा लोकसभा स्पीकर? प्रधानमंत्री के एजेंट के तौर पर माइक बंद कर देगा। तो निश्चित तौर पर विपक्ष को इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र का खतरा नजर आता है। फिर क्या चीजें हैं? ऐसा भी विपक्ष का आरोप है कि अनुच्छेद 110 यानी कि मनी बिल का इन्होंने मिसयूज किया है। कैसा मिसयूज किया है कि जो सामान्य विधेयक होते हैं उन सामान्य विधेयकों को ये सरकार के पक्ष में भुनाने के लिए मनी बिल के रूप में पारित करते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था या जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है सरकार के द्वारा। तो जब इतने बड़े बड़े कांड ये कर रहे हैं तो क्यों ना इनको हटाया जाए। हालांकि अगर देखा जाए अध्यक्ष किसी भी मनी बिल को अगर घोषित करता है तो उसके पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश को मानता है, खासकर रूल्स के मामले में। लेकिन यहां पर अध्यक्ष ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कार्य मंत्रणा समिति की इन्होंने अनदेखी की है। तो क्यों ना इनको हटाया जाए। तो जी हां, तो ये राजनीतिक कारण और ये विधिक कारण ऐसे थे जिनके कारण इनके ऊपर यह प्रस्ताव लाया गया है, जिसपे 118 सांसदों ने साइन कर दिया है। एक मैं आपसे जैसे बात करूं, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब लोकसभा स्पीकर को हटाया जाता है, जब लोकसभा स्पीकर को हटाया जाता है तो उसे चाइल्ड ऑफ हाउस कहा जाता है। जी हां, वह स्वयं अपने खिलाफ चल रहे किसी भी प्रस्ताव पर अगर देखा जाए तो खुद अध्यक्षता नहीं करता है। उसकी जगह पर जो लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर है वह पीठासीन अधिकारी होगा या सिटिंग ऑफिसर होगा, या फिर अगर मान लीजिए उपाध्यक्ष भी नहीं है तो जो सदन का सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा वह उस दौरान उसके खिलाफ जब प्रस्ताव पारित हो रहा होगा वह अपराधी के रूप में खड़ा होगा तो वह सुनवाई कर रहा होगा।
तो ऐसी स्थिति में इसको चाइल्ड ऑफ हाउस इसलिए कहा जाता है कि जो अध्यक्ष है 545 बच्चों का नेतृत्व करता है, उसको ही 545 बच्चे मिलकर के हटा रहे होते हैं। अपने ही सदन में वह बच्चा बना बैठा होता है। तो ना ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछ दिया जाता है कि चाइल्ड ऑफ हाउस किससे संबंधित है, तो याद रहे लोकसभा स्पीकर को हटाने से संबंधित है। आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब क्वेश्चन है कि लोकसभा स्पीकर हटेंगे कैसे? क्या 118 सांसदों के रिमूवल जो प्रपोजल है उस पर साइन कर देने से हटेंगे? जी नहीं, इसकी प्रक्रिया यह है कि जिसको हटाया जाना है उसको हटाए जाने से 14 दिन पहले यह सूचना जो वर्तमान पीठासीन अधिकारी होगा, जो उनकी जगह बैठा है, वह इनको सूचित करेगा कि 14 दिन बाद आपको हटाया जाएगा लोकसभा में। ध्यान रखेंगे, इनके हटाने में राज्यसभा भाग नहीं लेती है, केवल लोकसभा के सांसदों के द्वारा हटाया जाता है। तो 14 दिन बाद फिर कार्रवाई चालू होगी इन पे सदन में, और जब सदन में कार्रवाई चालू होगी तो बहस होगा, फिर होगा मतदान, और उस मतदान के दौरान लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं उसका 50% प्लस 1 अगर सदस्य तैयार हो गए इनको हटाने के पक्ष में, तो इनकी कुर्सी खाली मानी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। 50% प्लस 1 इसे कहा जाता है कि इस विशेष प्रक्रिया के द्वारा ये हटाए जाएंगे ना। अगली स्थिति को हम इसको और समझेंगे कैसे, क्या इनमें यह चीज लागू हो पाएगी, तो इसके पहले हम जान लेते हैं रूल 94C क्या है, जो कि मेरे विवाद का मूल विषय है। तो अगर हम देखेंगे तो यह भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस इन लोकसभा का एक कानून है, जैसे कि 373, 374 आदि हैं। लेकिन यह वास्तव में लोकसभा स्पीकर को हटाए जाने से संबंधित नहीं है। इसका संबंध किससे है? जब विधेयकों पर चर्चा होती है तो ऐसी स्थिति में प्रस्तावों को दायरे के भीतर रखने के लिए इस नियम का प्रयोग किया जाता है, यानी स्कोप ऑफ अमेंडमेंट के लिए 94C का रूल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रूल 94C एग्जिस्ट करता है। यह चीज हमें हमारे राजनीतिक विद्वानों को भी पता होनी चाहिए, और अब सिविल सर्विसेज के जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको भी क्लियर हो गया क्या है। 94C एग्जिस्ट करता है, हालांकि ये सी नहीं है, केवल 94 है। और ध्यान रखेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में के 94 से जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है उसमें इसमें क्या डिफरेंस है। अब देखेंगे तो फिर इनको हटाया किसके जरिए जाएगा? जब 94C इससे संबंधित नहीं है, वह बिल के स्कोप ऑफ अमेंडमेंट से संबंधित है, तो इनको हटाया जाएगा उसी के नियम, यानी कि जो प्रोसीजर, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, उसी का जो 200वां नियम है और वहां से लेकर 203 के बीच का, उसके जरिए हटाया जाएगा। अब क्या है 94C और 200 और 203 के बीच संबंध? तो ध्यान रखेंगे यहां रूल 94C नहीं है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 94C है, जिसके तहत लोकसभा स्पीकर को हटाया जाता है। वास्तव में यह कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है, जिसमें कहा गया है कि 14 दिन की नोटिस देने के पश्चात लोकसभा स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई होगी सदन में, और उसके बाद बहुमत से हटाया जाएगा। यह इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का 94C है। अब रूल 94C क्या है ये पहले आपने समझा, कॉन्स्टिट्यूशन में 94C क्या है, यह इनको हटाए जाने से संबंधित है। अब देखें, अब रूल 200 से लेकर 203 क्या है और इसका इससे क्या इंटर रिलेशन है। तो कुल मिलाकर के जो आर्टिकल 94C है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए। वहीं अगर रूल 200, 203 देखा जाए तो यह प्रक्रियात्मक विवरण है, यानी कि संविधान में कोई बात दी गई है और उसको लागू करने के लिए यह नियम सदन में कैसे कार्य करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अब कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 94C में कि 14 दिन पहले नोटिस दी जाएगी, तो अब प्रश्न होगा कि लोकसभा स्पीकर को नोटिस कौन देने जाएगा, इसका जिक्र किसमें होना चाहिए? तो यह रूल्स में होगा, यानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में होगा। फिर अगली चीज क्या है कि महासचिव की इसमें भूमिका क्या होगी लोकसभा के, कि और चर्चा की बैठकें कब होंगी, कैसे होंगी, इन सब का जिक्र किसमें दिया गया रहता है? तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में दिया गया रहता है। तो ध्यान रखेंगे, तो 94C का यह एक पूरक है या उसी का इंप्लीमेंट्री सेक्शन है यह। तो नाउ अब आप उम्मीद मैं करता हूं कि समझ गए होंगे यहां तक के मुद्दे। अब क्या है कि क्या इनको हटाया जा सकता है कुर्सी से? तो इसके लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत होगी, जैसा कि मैं पूर्व में ही बता दिया हूं कि 50% प्लस 1 की आवश्यकता होती है। तो जब हम इफेक्टिव मेजॉरिटी कैलकुलेशन की बात करते हैं तो क्या सदन में यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा? तो इसके लिए हमारे सदन की संख्या समझनी होगी। सदन में इस वक्त कुल हमारे अगर देखा जाए तो 543 यानी 543 सांसदों की मान्यता है, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 5 सीटें रिक्त हैं, खाली हैं, वैकेंट हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो प्रभावी संख्या, टोटल सांसदों की संख्या लोकसभा में 538 यानी 538 है।
इस 538 में से 50% प्लस 1 लाने के लिए कम से कम 270 सांसदों का समर्थन करना होगा इनको हटाने के फेवर में। नेक्स्ट, तो विपक्ष के पास क्या यह आंकड़े मिल पाएंगे, यह एक बड़ा प्रश्न है। तो अगर देखा जाए तो सरकार के पास कितना बहुमत है जिसके ये एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं विपक्ष के अनुसार। तो बीजेपी की जो सरकार है या एनडीए की जो गवर्नमेंट है उसमें बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, सांसद बीजेपी के हैं। निश्चित तौर पे जो इसके सहयोगी दल हैं उसमें जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद हैं और वहीं टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसद हैं। अगर यह आंकड़ा देख लिया जाए तो कुल मिलाकर के केवल ये 3 पार्टियां ही इनके खिलाफ जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलने वाली है उसमें इनको बचा ले जाएगी। इसके अलावा एनडीए के अन्य भी जो घटक पार्टियां हैं उनको मिला लिया जाए तो कुल मिलाकर के बीजेपी समर्थित पार्टियों और या एनडीए के पास 292 से 293 सीटें हैं। तो निश्चित तौर पे विपक्ष जो ख्वाब देख रहा है इनको हटाने के लिए, मैं मानता हूं ऐसे व्यक्तियों का अगर पद का दुरुपयोग किया है तो उन्हें बैठे रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन विपक्ष मजबूर होगा और इनको हटा नहीं पाएगा। खैर, मेरी एज अ पर्सनल एनालिसिस की बात करूं, एज अ पॉलिटिकल एनालिसिस, तो इसमें ये चीजें सुनाई दे रही कि अब सरकार भी ओम बिरला से उब गई है, तो हो सकता है कोई तोड़फोड़ हो, तो ऐसी स्थिति में इनका कुर्सी से जाना तय हो। यह किस दिन होगा, इसके लिए शायद 9 मार्च की तारीख तय की गई है, इर्द गिर्द आगे पीछे जब भी यह निर्णय ले लिया जाए। लेकिन आंकड़ों से तो साफ स्पष्ट है कि कुर्सी से हटेंगे नहीं और मालवंकर की तरह यह भी बच जाएंगे। कुल मिलाकर के इनका अपने पद पे बना रहना तय है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति जो भीतरी उथल पुथल है, मेरे व्यक्तिगत एनालिसिस के अनुसार बीजेपी उब चुकी है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।